आज हम उत्तर प्रदेश में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए से जुड़ी उन उलझनों को सुलझाने वाले हैं जिनसे लगभग हर कॉलोनी का निवासी कभी न कभी जरूर गुजरता है। अक्सर कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पर आरडब्ल्यूए का कोई नया नियम लगा होता है और मन में सवाल आता है, क्या ये सब मुझ पर लागू होता है? क्या मुझे ये मानना ही पड़ेगा? और ये सवाल बहुत वाजिब है क्योंकि आरडब्ल्यूए को लेकर इतनी गलत फहमियां हैं कि ये अक्सर सहयोग का जरिया बनने की बजाय तनाव की वजह बन जाती है। क्या आरडब्ल्यूए बनाना अनिवार्य है? क्या उसकी सदस्यता लेनी ही पड़ेगी? और सबसे जरूरी, उसके अधिकार आखिर हैं कितने? हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन्हीं सवालों की जड़ तक जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है, आरडब्ल्यूए से जुड़े मिथकों के जाल को हटाना और कानूनी सच्चाइयों को सामने लाना, ताकि हर निवासी अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हो सके। चलिए इस उलझन को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहली और दिलचस्प बात यही है कि आरडब्ल्यूए का मूल उद्देश्य निवासियों के जीवन को बेहतर बनाना है, उसे नियंत्रित करना नहीं। आज की चर्चा इसी फर्क को उजागर करेगी। तो फिर उस सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं जो सबकी जुबान पर होता है। क्या उत्तर प्रदेश में कानून के हिसाब से किसी रिहायशी इलाके, खासकर प्लॉट वाली कॉलोनियों में आरडब्ल्यूए बनाना अनिवार्य है? क्योंकि माहौल तो अक्सर ऐसा ही बनाया जाता है। ये सबसे बड़ा मिथक है और यहीं से बाकी सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। हमारे स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो आरडब्ल्यूए बनाना अनिवार्य करता हो। ये पूरी तरह से एक स्वैच्छिक संस्था है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। मतलब सालों से जो ये धारणा बनी हुई है कि आरडब्ल्यूए तो होनी ही चाहिए, वो असल में कानूनी तौर पर खोखली है। लेकिन ये स्वैच्छिक वाली बात क्या हर तरह की कॉलोनी पर लागू होती है? जैसे अनाधिकृत कॉलोनियों का क्या? हाँ, ये हर उस जगह लागू होती है जहां लोग अपने अपने स्वतंत्र मकानों के मालिक हैं, चाहे वो नियमित कॉलोनी हो या अनधिकृत। अगर हर कोई अपना घर स्वतंत्र रूप से बना रहा है तो वहां आरडब्ल्यूए बनाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यह समझना जरूरी है कि ये सारे नियम एक ही सिद्धांत से निकलते हैं, स्वैच्छिक सहयोग। अच्छा, चूंकि आरडब्ल्यूए बनाना ही कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, तो उससे जुड़ा कोई भी कदम अपने आप ही स्वैच्छिक हो जाता है। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट का जिक्र सुना है। क्या वो इसे अनिवार्य नहीं बनाता? कई आरडब्ल्यूएज इसका हवाला देती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर लोग यहीं धोखा खा जाते हैं। यूपी अपार्टमेंट एक्ट मुख्य रूप से फ्लैट्स और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए है। अब सवाल उठता है कि वो अलग क्यों है? हाँ, क्यों? क्योंकि अपार्टमेंट्स में दीवारें, छतें, लिफ्ट, सीढ़ियां जैसी कई चीजें साझा होती हैं, जिनकी देखरेख के लिए एक सिस्टम बनाना कानूनी तौर पर जरूरी है। लेकिन प्लॉट वाली कॉलोनी में हर कोई अपने घर का और अपनी जमीन का अकेला मालिक है। साझा संपत्ति बहुत कम होती है, इसलिए कानून यहां दखल नहीं देता। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी सरकारी अथॉरिटी, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो या नगर निगम, निवासियों पर आरडब्ल्यूए रजिस्टर करवाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। कानून इस बात की इजाजत कतई नहीं देता। जब तक किसी विशेष प्रोजेक्ट या कॉलोनी के लिए सरकार की तरफ से कोई अलग से अधिसूचना जारी न की गई हो, कोई भी अथॉरिटी निवासियों को आरडब्ल्यूए बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से निवासियों का आपसी फैसला होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कॉलोनी के कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से आरडब्ल्यूए बना ली, तो क्या अब उस कॉलोनी के हर घर के मालिक को उसका सदस्य बनना ही पड़ेगा? नहीं, ये दूसरा बड़ा मिथक है। जैसा मैंने कहा, सब कुछ स्वैच्छिक सहयोग के सिद्धांत पर चलता है। जैसे आरडब्ल्यूए बनाना स्वैच्छिक है, वैसे ही उसकी सदस्यता लेना भी पूरी तरह से स्वैच्छिक है। किसी को भी सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने तो देखा है कि कई आरडब्ल्यूएज गैर सदस्यों की गाड़ियों पर भी पार्किंग का स्टिकर ना होने पर रोक-टोक करती हैं या उन्हें सुविधाओं से बाहर रखने की कोशिश करती हैं। अगर उनके पास जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है, तो वो ऐसा कैसे कर पाती हैं? ये सीधे सीधे उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। आरडब्ल्यूए के नियम, जिन्हें उसके उपनियम या बाय लॉज कहते हैं। अच्छा, तो ये वो रूल बुक है जो आरडब्ल्यूए खुद अपने सदस्यों के लिए बनाती हैं? बिल्कुल, ये उनकी अपनी रूल बुक है जो सिर्फ और सिर्फ उनके सदस्यों पर लागू होती है। जो लोग सदस्य नहीं हैं, आरडब्ल्यूए उन पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगा सकती। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है जो अक्सर बड़े विवाद का कारण बनता है। हमने कई बार सुना है कि आरडब्ल्यूए मेंटेनेंस चार्ज न देने पर पानी या बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं काट देती है।
या फिर कॉलोनी के गेट पर गार्ड को कह दिया जाता है कि फला व्यक्ति को अंदर न आने दे। क्या ये कानूनी तौर पर सही है? ये बिल्कुल गैर कानूनी है और एक गंभीर अपराध भी। हमारे स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। पानी, बिजली और किसी के अपने घर तक आने जाने का रास्ता यानी आवागमन, ये हर व्यक्ति के मूल अधिकार हैं। इन्हें किसी भी हालत में नहीं छीना जा सकता, चाहे कोई आरडब्ल्यूए का सदस्य हो या न हो, या उसने कोई चार्ज दिया हो या नहीं। अच्छा, ऐसा करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दूसरे शब्दों में आरडब्ल्यूए की भूमिका एक सुविधा देने वाले की है, न कि एक शासक की। उसका काम है लोगों की मदद करना, उन पे हुक्म चलाना नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। आरडब्ल्यूए मेंटेनेंस चार्ज भी सिर्फ अपने सदस्यों से ही मांग सकती है। अगर कोई गैर सदस्य है तो आरडब्ल्यूए उससे कोई शुल्क नहीं मांग सकती, जब तक कि वो व्यक्ति खुद स्वेच्छा से किसी विशेष सेवा, जैसे कि कूड़ा उठाने की प्राइवेट व्यवस्था, के लिए भुगतान करने को तैयार ना हो। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, अगर आरडब्ल्यूए कानूनी रूप से इतनी शक्तिशाली नहीं है, तो फिर असलियत में ये इतनी प्रभावशाली क्यों दिखती है? लोग क्यों मानते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा? इसकी वजह कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा है। इसे ऐसे समझिए, आरडब्ल्यूए प्रशासन के लिए एक हेल्प डेस्क की तरह है। अगर किसी इलाके में 200 घर हैं और वहां सीवर की समस्या है, तो नगर निगम के लिए 200 अलग-अलग लोगों से बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक प्रतिनिधि संस्था जैसे आरडब्ल्यूए सामूहिक रूप से शिकायत लेकर आती है, तो उनका काम आसान हो जाता है। तो ये एक तरह का सिंगल विंडो सिस्टम बन जाता है प्रशासन के लिए। बिल्कुल, ये प्रशासनिक सुविधा है, कानूनी मजबूरी नहीं। इसी सुविधा की वजह से सरकारी विभाग अक्सर आरडब्ल्यूए को तरजीह देते हैं और धीरे धीरे ये धारणा बन जाती है कि आरडब्ल्यूए ही सब कुछ है और बहुत शक्तिशाली है, जबकि असल शक्ति कानून में नहीं बल्कि उस सामूहिक प्रतिनिधित्व में होती है, वो भी अगर वो सच्चा प्रतिनिधित्व हो तो। ये सामूहिक प्रतिनिधित्व वाली बात बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस प्रतिनिधित्व को चलाता कौन है? क्या आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और सचिव ही असली बॉस होते हैं या शक्ति कहीं और होती है? नहीं, ये एक और आम गलतफहमी है। आरडब्ल्यूए के असली मालिक उसके सभी सदस्य होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनरल बॉडी कहा जाता है। अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष जैसे पदाधिकारी तो सिर्फ उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, नौकरशाह हैं, जिनका काम जनरल बॉडी के फैसलों को लागू करना होता है। वो मालिक नहीं होते। तो जनरल बॉडी का मतलब क्या हुआ? क्या कॉलोनी के सभी सदस्य मिलकर एक साथ फैसले लेते हैं? ये सुनने में तो बहुत मुश्किल और अव्यवहारिक लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटी बात के लिए सब लोग सड़क पर खड़े होकर वोट करेंगे। इसका एक तय कानूनी तरीका होता है। कोई भी बड़ा फैसला, जैसे मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाना, कोई नया नियम लागू करना या कोई बड़ा खर्च करना है, इसके लिए पदाधिकारियों को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलानी होती है। इसकी सूचना सभी सदस्यों को पहले से देनी होती है। मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है और फिर बहुमत से ही कोई फैसला लिया जा सकता है। और अगर इस प्रक्रिया का पालन न हो तो वो फैसला वैध नहीं माना जाएगा। और कॉलोनी की सार्वजनिक जगहों जैसे सड़कें, पार्क या नालियों का क्या आरडब्ल्यूए बनने के बाद ये अपने आप उसकी संपत्ति हो जाती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमन एरिया का स्वामित्व इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारी रिकॉर्ड में, स्वीकृत लेआउट में और कन्वेंस डीड में क्या दर्ज है। आरडब्ल्यूए अपने आप इन चीजों की मालिक नहीं बन जाती। वो सिर्फ रख रखाव या देखभाल के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, वो भी अगर सदस्यों ने उसे ये अधिकार दिया हो तो। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि आरडब्ल्यूए एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर सही चले तो बहुत फायदेमंद और गलत रास्ते पर चले तो निवासियों के लिए ही मुसीबत। तो कोई निवासी कैसे समझे कि उनकी आरडब्ल्यूए सही दिशा में काम कर रही है? एक अच्छी आरडब्ल्यूए की सबसे बड़ी पहचान है कि वो लोकतांत्रिक, पारदर्शी और निष्पक्ष होती है। वो निवासियों की आवाज बनती है, ना कि अपनी आवाज निवासियों पर थोपती है। उसकी मूल भावना सेवा की होती है, सत्ता की नहीं। सहयोग होता है, नियंत्रण नहीं। वो अपने हिसाब किताब को सभी सदस्यों के सामने रखती है और हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देती है। और इसके उलट वो कौन से खतरे या कहें कि रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें देखकर निवासियों को सतर्क हो जाना चाहिए कि अब आरडब्ल्यूए अपनी हद पार कर रही है? कोई एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब आरडब्ल्यूए जबरदस्ती करने लगे और खुद को कॉलोनी की एक समानांतर सरकार समझने लगे।
मान लीजिए आरडब्ल्यूए ये तय करने लगे कि कोई निवासी अपना घर किसे किराए पर देगा और किसे नहीं, या किराएदार के आने जाने के समय पर पाबंदी लगाए, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। या फिर अगर कोई सदस्य आरडब्ल्यूए के फैसलों पर सवाल उठाए और पदाधिकारी उसे हिसाब दिखाने के बजाय उसे परेशान करने लगे या उसे कॉलोनी का दुश्मन घोषित कर दें, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और पैसों के मामले में पारदर्शिता न होना भी एक बड़ा खतरा होगा। सबसे बड़ा, अगर आरडब्ल्यूए ये बताने से मना करे कि मेंटेनेंस का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है या उसका ऑडिट ना कराए, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है।